हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, इसको इंग्लिश में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NCST के नाम से जानते हैं। यह आयोग क्या करता है? तो यह आयोग हमारे भारत में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, इनको उनके अधिकार दिलाना, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें अत्याचार से बचाना, इसके अलावा और भी उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमारी केंद्र सरकार को सिफारिश करना, ये सारे कार्य हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करता है। तो फ्रेंड देखिए इसमें कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, इसको पढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे भारत में अनुसूचित जनजाति की शुरुआत कैसे हुई, या हमारे भारत में जनजातियां हैं, इनको अनुसूचित जनजाति कब से कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब हमारे भारत में इन जनजातियों का प्रावधान संविधान के अनुसूची 5 और 6 में किया गया, तो इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो अनुसूचित जनजातियों की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हें सबसे पहले अनुसूचित जनजाति घोषित कब किया गया था? तो वर्ष 1931 की बात है कि 1931 में 1931 में जो जनगणना हुई थी, जो कि जाति के आधार पर जनगणना होती है हमारे भारत में, तो उस समय कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना गया था, और उसी समय हम देखते हैं कि इन जनजातियों को पिछड़ी जाति के रूप में भी घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में जब ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हमारे भारत में पहली बार इन पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को हमारे राज्यों में, या जो प्रांतीय विधानसभाएं होती थी, उनमें सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था, मतलब उन्हें सदस्य भी बनाया गया था। तो ये हमारे भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं, इनके प्रतिनिधियों को, इनके सदस्यों को भी राज्यों की विधानसभाओं में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इससे पहले इन्हें किसी भी विधानसभाओं में इन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए कि जिस अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, तो इनका हमारे भारतीय संविधान में कहां कहां पर प्रावधान किया गया है। तो जब हमारे भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तो आज़ादी से पहले ही आपको पता होगा कि हमारे भारत में संविधान सभा का गठन हो चुका था, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और 1946 में 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इसी समय संविधान बनना प्रारंभ हुआ, ठीक है। जो कि कब तक बनकर तैयार हुआ हमारा भारतीय संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और जो इस दौरान जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनाने में लगा था, तो उसी दौरान 1946 से 1949 के बीच में हमारे भारत में इन जनजातियों के बारे में प्रावधान किया गया था संविधान में। तो संविधान में इनका कहाँ कहाँ पर प्रावधान है इन जनजातियों का? तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 366 का खंड 25, ठीक है। तो अनुच्छेद 366 का खंड 25, इसमें जनजातियों की परिभाषा दी गई है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, तो अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आपको याद रखना होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में इन अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला अनुच्छेद, अब अगला अनुच्छेद इसमें आता है अनुच्छेद 342 का खंड 1। तो अनुच्छेद 342 का खंड 1, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि यदि हमारे राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वहां के राज्यपाल से कोई परामर्श लेते हैं, ठीक है, और एक अधिसूचना जारी करके जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में भी शामिल किया जा सकता है।
लेकिन राष्ट्रपति हमारे राज्यपाल से पहले सलाह लेंगे, हमारे राज्यपाल से परामर्श लेंगे, उसके बाद ही किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये लिखा है अनुच्छेद 342 के खंड 1 में। अब इसके बाद में अगला आ जाता है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का खंड क। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 338 में किसका प्रावधान है। देखिए, तो जो अनुच्छेद 338 है, इसमें हमारे भारत में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। यह आयोग हमारे भारत में अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा अनुसूचित जनजातियों के जो उन पर जो अत्याचार होते हैं, उन पर हो रहे अत्याचार को नियंत्रित करना और उनके कल्याणकारी संबंधी प्रावधान करना, ठीक है, ये काम करता है अनुसूचित जाति आयोग। और फिर जो अनुच्छेद 338 का खंड क है, तो अनुच्छेद 338 के खंड क में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 338 के खंड क में ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 338 में किसका प्रावधान है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। और अनुच्छेद 338 के खंड क में किसका प्रावधान है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है और इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, यह राष्ट्र में जो अनुसूचित जातियां हैं उनके कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण कदम उठाता है। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, यह हमारे देश में पाई जाने वाली जनजातियों के कल्याण के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। और इन दोनों ही आयोग को इन अनुच्छेदों में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछे क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, तो बिल्कुल है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 338 में इसका प्रावधान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 338 के खंड क में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला जाता है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 330 में लिखा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 330 में लिखा है कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा में एससी और एसटी दोनों ही जातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक ऐसे ही राज्यों में हम देखते हैं, तो राज्यों में अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, उन विधानसभाओं में एससी और एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला अनुच्छेद आ जाता है 15 का खंड 4। तो अगला अनुच्छेद है 15 का खंड 4 और अनुच्छेद 15 का खंड 4 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जातियां हैं या जनजातियां हैं, इनके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान या इनको विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 15 के खंड 4 में जो भी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं कुछ, या अनुसूचित जातियां हैं या जनजातियां हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है या इनके लिए कुछ छूट का प्रावधान इसमें किया गया है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 15 का खंड 5। तो अनुच्छेद 15 का खंड 5 इसमें लिखा है कि राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां को अल्पसंख्यक संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षण स्थान में भी प्रवेश के संबंध में प्रावधान किया गया है। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुसूचित जातियां होती हैं, अनुसूचित जनजातियां होती हैं और जो पिछड़े नागरिक होते हैं, तो इन्हें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, इन लोगों को, इन पिछड़े लोगों को, इन जनजातियों के लोगों को जो अल्पसंख्यकों की संस्था होती है, तो अल्पसंख्यकों के संस्था में भी इनके स्थान के लिए प्रावधान किया गया कि नहीं, यहाँ पर भी शिक्षण प्रदान किया जाएगा, यहाँ भी इन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बाकी सरकारी स्कूल हैं और जो अन्य संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वहाँ पर भी इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। तो चाहे अल्पसंख्यक संस्थान हो, मतलब अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थान हो, या फिर कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वहां पर इन्हें प्रवेश से नहीं रोका जाएगा और इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 के खंड 5 में लिखा हुआ है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 339। तो 339 आर्टिकल इसमें लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ सरकार का, केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। यह अनुच्छेद 339 में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है और अनुच्छेद 244। तो 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का, नियंत्रण का प्रावधान इसमें किया गया है। आ गया समझ में? तो हमारे भारत में जो अनुसूचित जातियां होती हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर कैसा प्रशासन होगा यह हमारी संसद या हमारी संघ सरकार डिसाइड करती है। और यह प्रावधान संविधान के अनुसूची 5 में और अनुच्छेद 244 में इसका प्रावधान किया गया है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 6वीं अनुसूची। अब 6वीं अनुसूची में क्या लिखा है? तो 6वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 एवं 275 इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा ये लिखा हुआ है संविधान के अनुसूची 6 में और अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे भारत में जनजातीय राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये जनजातीय राज्य हैं और इन राज्यों में जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर प्रशासन कैसे होगा ये हमारी संसद डिसाइड करेगी या हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा। और यह प्रावधान संविधान के अनुसूची 6 में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि हमारे भारत में जो जनजातियां होती हैं, इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति क्यों कहते हैं, तो उसका कारण ये है कि हमारे संविधान के अनुसूची 5 में, संविधान के अनुसूची 6 में इन जनजातियों का वर्णन है, इसलिए इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब इन्हें कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में अब आगे देखिए, इसमें हमारे भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत के संविधान में कहां कहां पर इन जनजातियों का प्रावधान किया गया है, तो इनके संवैधानिक प्रावधान के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसमें हम शुरू करते हैं कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका प्रावधान। अब हमारे भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब होती है और इससे पहले यह आयोग किस प्रकार से कार्य करता था या इससे पहले यह किस आयोग के नाम से जाना जाता था, यह मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें एक संविधान संशोधन हुआ था, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। ठीक है, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 इसमें प्रावधान किया गया था। तो पहले तो आपको यही याद रखना होगा कि किस संविधान संशोधन में इसका प्रावधान था। तो आपको याद रखना होगा कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 इसमें प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा। और यह आयोग किस नाम से जाना जाएगा, तो यह आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो जो आज हम अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपको पढ़ा रहे हैं, ये पहले एक अलग कोई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं था, ये पहले एक ही आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1999 में 1999 में अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत में एक मंत्रालय की स्थापना की गई जिसका नाम हुआ जनजाति कल्याण मंत्रालय। यह जनजाति कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई कब, 1999 में। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद फिर एक संविधान संशोधन फिर किया गया और वह संविधान संशोधन नंबर क्या था, 89वां। तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अलग अब एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग होगा और एक अनुसूचित जनजाति आयोग अलग होगा। और इसी कारण से इसी अधिनियम के तहत, तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत हमारे भारत में एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है इस अधिनियम के तहत, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। और इसी कारण से फिर एक अलग हमारे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, तो वह अनुच्छेद कौन सा था, तो देखिए इसमें, तो इसी के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ना पड़ा। और वह अनुच्छेद कौन सा था, तो अनुच्छेद 338 का खंड क। तो यह अनुच्छेद 338 का खंड क, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया था। यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक।
ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे भारत में जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका भारतीय संविधान में कहां पर प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड क में इसका प्रावधान है और यह एक संवैधानिक आयोग है। तो इसे संवैधानिक आयोग क्यों कहेंगे फ्रेंड हम? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड क में इसका प्रावधान है, इसलिए इसे कहा जाएगा संवैधानिक आयोग। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अब आगे देखिए, इसमें अब अगला जाता है कि जिस आयोग की हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसका गठन फिर कब किया गया? तो देखो एक अधिनियम पारित किया गया था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अधिनियम का नाम क्या था? तो नवासीवा 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है। तो नवासीवा संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया था कि अब एक अलग आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इस अधिनियम के माध्यम से एक अलग आयोग की स्थापना कर दी गई और इस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड क में प्रावधान किया गया। इसका गठन कब किया गया जाता फिर? तो इसका गठन फरवरी 2004 में किया गया था। और यह किस प्रकार का आयोग है? तो यह एक संवैधानिक आयोग है। क्यों कहते हैं इसको संवैधानिक आयोग? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड क में इसका प्रावधान है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके शहरों में ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ पर इसके जोनल ऑफिस बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो देखिए इसमें हमारे भारत में 6 राज्यों में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो जिन जिन राज्यों में ज़्यादा जनजातियाँ हैं वहाँ पर ये अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। तो देखिए 6 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। तो ओडिशा का एक शहर है जिसका नाम है भुवनेश्वर और इसकी राजधानी उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वरी है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी रांची और इस रांची में ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके बाद फिर अगला राज्य जाता है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ पर इस आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है फ्रेंड। इसके बाद में अगला जाता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ पर इस आयोग का कार्यालय स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद में आता है मेघालय और मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ पर इस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाता है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर इस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए जिस आयोग की हम बात कर रहे हैं, जिस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात हम कर रहे हैं, इसकी संरचना किस प्रकार की है? इसकी संरचना से मतलब कि इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य कितने होंगे? तो देखिए इसमें इसकी संरचना में, तो इसके स्ट्रक्चर में पहले देखते हैं अध्यक्ष। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और एक इसमें उपाध्यक्ष होगा और 3 इसमें सदस्य होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 इसमें अन्य सदस्य होंगे। ये इसकी संरचना होती है इस आयोग की। अब इसके बाद फिर देखिए कि इसमें जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता हो सकती है? तो इसके लिए कुछ योग्यता रखी गई है और इस आयोग के अध्यक्ष को किस प्रकार का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये अध्यक्ष कौन बनेगा? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात तो यह कि अनुसूचित जनजाति का हो। तो अनुसूचित जनजाति का जो भी व्यक्ति होगा तो उसे यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और क्या होगा कि जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं अनुसूचित जनजाति सामाजिक कार्यकर्ता होगा, तो जो भी व्यक्ति एक राजनेता होगा, मतलब राजनीति के क्षेत्र में फेमस हो, और इसके बाद में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इस व्यक्ति ने अगर सामाजिक कल्याण का कार्य किया है, इनके लिए सामाजिक कार्य किया है, जनजातियों के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए अगर कोई कार्य किया है, तो वहाँ पर इस आयोग का अध्यक्ष इस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। इसके बाद में इसे दर्जा किस मंत्री का दिया जाता है? तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनता है उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे दिया जाएगा? जो इस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा उसे ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसको उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होगी, तो यह भी अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति होना चाहिए और जिसे भी उपाध्यक्ष बनाया जाएगा वह अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए उसने कार्य किया होगा, तो ऐसे व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और इसे किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, तो जो केंद्रीय राज्य मंत्री होता है तो केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा इसे प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका जो अन्य सदस्य होते हैं, तो इसके 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये जो 3 अन्य सदस्य होते हैं ये भी कौन होंगे, तो ये भी अनुसूचित जनजाति से ही होंगे। तो ये भी अनुसूचित जनजाति के ही होंगे, तो इन्हें फिर सदस्य के रूप में हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे फ्रेंड। तो आपको याद रखना होगा कि ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो 3 सदस्य होते हैं इन सभी की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ये जो 3 अन्य सदस्य होते हैं इन्हें किस प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्हें भारत सरकार के सचिव का दर्जा इन्हें प्राप्त होता है, ये तीनों सदस्यों को। ठीक है फ्रेंड। तो ये बताई मैंने आपको यहाँ पर इस प्रकार से इनकी संरचना। अब इसके बाद आगे देखिए कि जिस आयोग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भी हमने इसके संरचना की बात की है कि इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की बात की है, तो देखिए यहाँ पर कि इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो हमारे भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह को बनाया गया था। कुंवर सिंह टेकाम, क्या नाम था, कुंवर सिंह टेकाम, ये इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके बाद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री हर्ष चौहान। ये अभी वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 2021 से इसके अध्यक्ष हैं फ्रेंड। फिर इसके बाद में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं इन सभी की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार, इनके कार्यकाल का निर्धारण का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है तो इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इनके सदस्यों के कार्यकाल तथा इनके सेवा शर्तों का निर्धारण का अधिकार किसे दिया गया है, तो यह हमारे भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि हमारे भारत में ये जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका कार्यकाल कितना होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक है। इसके बाद फिर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं तो ये 2 कार्यकाल तक कार्य कर सकते हैं। मतलब एक बार इनका कार्यकाल हुआ तो उसके बाद फिर दूसरी बार भी या दूसरे कार्यकाल के लिए भी इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि 2 बार से ज्यादा या 2 कार्यकाल से ज्यादा इन्हें पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य। देखिए इसमें कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला कार्य यह है कि अनुसूचित जनजाति की रक्षा करना तथा आयोग जो भी ठीक समझे ऐसे प्रतिवेदन या ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना। तो हमारा आयोग जो भी उसे समझे अनुसूचित जनजातियों के रक्षा के संबंध में, कल्याण के संबंध में या उनको सामाजिक प्रगति के संबंध में या जो भी रिपोर्ट हमारा आयोग उसे समझे, यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है हमारा आयोग, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा कार्य इसका यह होता है कि अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, उनके कल्याण और उनका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तथा अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना और कार्य करना। अर्थ समझ में, तो हमारे भारत में जो अनुसूचित जनजातियां होती है उनका सामाजिक विकास के लिए कार्य करना, उनके आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। तो सामाजिक विकास का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड, तो सामाजिक विकास का मतलब ये हो जाता है कि हमारे भारत में ये जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं तो इन अनुसूचित जनजातियों को आज भी हमारे भारत के समाज में इनको बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, आज भी इनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। आज भी इनको जो उच्च समाज के लोग होते हैं, उच्च जाति के लोग होते हैं, इनको बैठाना पसंद नहीं करते और शादी विवाह जो अन्य कार्यक्रम होते हैं इनमें इन्हें नहीं बुलाया जाता।
तो इन्हें सामाजिक विकास के लिए इनको बढ़ावा देना है। और इसके बाद में आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए ये, तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना तथा इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सिफारिश करना और कार्य करना। इसके बाद फिर इनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना, तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य होगा वह आयोग करेगा। इसके बाद में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा करना, इनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना। इसके बाद में अनुसूचित जनजातियों पर जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को रोकने का प्रयास करना, ये हमारे आयोग के प्रमुख कार्य हैं जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें इसका अगला कार्य क्या है, तो अगला कार्य इस आयोग का यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या प्रवर्तित किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है, या फिर हमारी सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए कोई कानून बनाया है या कोई विधि बनाई है या कोई आदेश दिया है या कोई रक्षा उपाय का प्रावधान किया है, तो इन सभी विषयों की जांच करना है, इन सभी विषयों का अन्वेषण करना है, यह आयोग कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका क्या होगा, तो अगला कार्य यह है कि अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से वंचित करने के संबंधित शिकायतों की जांच करना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, यदि इनके अधिकारों का हनन किया जाता है, अगर इन्हें इनकी सुरक्षा को छीना जाता है, तो अगर ऐसा कोई मामला हमारे आयोग के संज्ञान में आता है या हमारे आयोग के ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो हमारा आयोग ऐसी शिकायतों की जाँच करेगा। इसके बाद फिर अगला काम है हमारे आयोग का कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, ठीक है। तो हमारे भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, तो यह आयोग क्या करता है, तो ये जनजातियों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सामाजिक विकास का मतलब ये है कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, इसके बाद में समाज में इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाना है, इसके बाद इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। तो आर्थिक रूप से इन्हें सशक्त कैसे बनाया जाएगा, तो यह आयोग सरकार को समय समय पर सलाह देता है कि जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित होना चाहिए। तो इस बारे में हमारी सरकार को यह आयोग समय समय पर सिफारिश देता है या सलाह देता है। आ रहा समझ में। इसके बाद में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इनके कल्याण के लिए जो कार्य किया जा रहा है, राज्यों की सरकार के द्वारा इनके लिए जो कल्याणकारी कार्य चलाए जा रहे हैं या कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और सरकार जो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य कर रही है, तो इन सभी का मूल्यांकन करना भी हमारा आयोग करता है। तो इनका मूल्यांकन करने का काम भी हमारा आयोग करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है, देखिए इसके अन्य कार्य और कौन से होते हैं। तो अन्य कार्यों में देखिए कि 2005 की बात है, तो 2005 में हमारे राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, इनके कल्याण, इनके विकास और इनके उन्नति के लिए आयोग को कुछ कार्य सौंपे हैं। तो कौन कौन से कार्य सौंपे हैं, तो देखिए इसमें पहला कार्य यह सौंपा कि जो जनजाति होती है, तो जनजाति लोगों का प्रभावी पुनर्वास करना। तो कई बार क्या होता है कि जो जनजाति लोग होते हैं ये घुमंतु जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं, तो ये जो घुमंतु जीवन न जिए, इसके लिए हमारे आयोग ने ये आदेश दिया है, या हमारे आयोग ने इस आयोग को यह कार्य सौंपा है हमारे राष्ट्रपति ने कि जनजातियों के पुनर्वास के लिए प्रयास करें। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो हमारे भारत में वैसे बहुत सारी जनजातियां होती हैं जो घुमंतु जीवन जीती हैं, यायावार जीवन जीते हैं, इधर उधर ये घूमते रहते हैं, इनके पास कोई स्थायी निवास आज तक नहीं हो पाया है। तो इनका स्थायी निवास मतलब इनका पुनर्वास करना, यह भी हमारा आयोग कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो जनजातीय समुदाय होते हैं, तो जनजातीय समुदायों की वन सुरक्षा, सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग लेना एवं संलग्नता प्राप्त करने संबंधी भी उपाय यह आयोग बताता है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग है, इसको हमारे राष्ट्रपति ने यह कार्य सौंपा है कि जो जनजातियां होती हैं, जो जनजातीय समुदाय की वन सुरक्षा में इनकी सहायता लेना है। मतलब जो जंगल में अपन देखते हैं कि बहुत सारी जनजाति निवास करते हैं, अब इन जनजातियों से अगर हम वन की सुरक्षा करने में इनकी सहायता लेंगे तो हम वनों की सुरक्षा और आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा इन जनजातियों से अब सहायता ली जा रही है। इसके बाद जो सामाजिक वानिकी होती है, तो सामाजिक वानिकी में भी इनका अधिकतम सहयोग लिया जाता है और इनसे संलग्नता प्राप्त करने संबंधी उपाय भी यह आयोग कर रहा है वर्तमान में।
तो हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो जनजातियां हैं इन जनजातियों से जोड़ मतलब इन जनजातियों को भी जोड़ा जाए। कैसे? तो जो राजनीतिक क्षेत्र है इससे इन जनजातियों को जोड़ा जाए और इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका ये है कि पेशा। अब ये पेशा का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है, तो पंचायत विस्तार या जो अपने अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी इस पंचायत को लागू करने का एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे कहा जाता है पेशा अधिनियम। और यह पेशा अधिनियम कब पारित किया जाता है? तो 1996 की बात है। और इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, मतलब जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होता है वहां पर भी इन पंचायतों को लागू किया जाए, और इसलिए यह अधिनियम पारित किया जाता है, पेशा अधिनियम। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जनजातियों के द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करना या फिर इसे समाप्त करना। हमारे राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग को यह कार्य सौंपा है कि ये जनजातियां झूम खेती करती है, मतलब स्थानांतरित कृषि करती है, और स्थानांतरित कृषि को इंग्लिश में कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि स्थान को बदल बदल कर कृषि करना, स्थानांतरित कृषि, या इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है? तो वनों का विनाश होता है। ये लोग वनों को नष्ट करते हैं, वनों को काटते हैं, तो वन विनाश तेजी से हो रहा था। इसलिए राष्ट्रपति ने कहा कि इन जनजातियों को आप समझाएं कि वनों को न काटें। ठीक है, तो झूम खेती या स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना या इसे समाप्त करने का प्रयास करना, यह भी हमारा आयोग कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला कार्य यह है कि इसका अगला काम यह है कि वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देना। इसका मतलब यह हुआ कि वन में या जंगल में कुछ ऐसी उपज प्राप्त होती है जिससे इन लोगों को आय प्राप्त हो सकती है, जैसे वनों से गोंद तोड़ना, जैसे तेंदू पत्ता तोड़ना। तो जो वन उपज होती है, जैसे इनको भी, इन जनजातियों को भी इससे आय प्राप्त होगी और हमारी सरकार को भी इससे प्राप्त होगी। तो हमारी जनजातियों को रोजगार मिलेगा और हमारी सरकार को इससे इनकम होगी जब हमारी सरकार इन वन उपज को मार्केट में बेचेगी। तो ठीक है फ्रेंड, तो यह कार्य भी करता है यह आयोग। इसके बाद फिर अगला है इसमें देखो कि कानून के अनुसार जनजातीय समुदाय के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार देना। तो जो हमारा कानून है, तो कानून के अनुसार जो भी जनजातियां जंगल में निवास कर रही है, इन जनजातियों को खनिज और इसके बाद जो भी जल संसाधन है उन पर इनका अधिकार प्रदान करना, इन्हें अधिकार देना, ये कार्य भी हमारा आयोग कर रहा है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला कार्य इसका यह है कि जनजातियों के विकास तथा उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करना। तो जनजातियों का विकास कैसे होगा और इन्हें जीविका का साधन कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए भी हमारा आयोग कार्य कर रहा है। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका यह है कि विकास परियोजनाओं द्वारा जो विस्थापित जनजातियां हैं, तो विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए सहायता एवं उनका पुनर्वास करना और इसको बढ़ावा देना, इसके लिए प्रभावी कदम उठाना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सरकार के द्वारा इन जनजातियों के विकास के लिए जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है, तो इन जनजातियों को इसका लाभ प्रदान करना, इसके बाद में उनका पुनर्वास करने के लिए प्रभावी कदम उठाना। तो जो जनजातियां वो घुमंतु जीवन जी रही हैं, इन जनजातियों का पुनर्वास करना, इन्हें आवास प्रदान करना, इन्हें मकान बनाकर देना, इसके बारे में यह आयोग हमारा कार्य कर रहा है। इसके बाद फिर देखिए कि जिस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की हम बात कर रहे हैं, इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। देखिए, तो पहली शक्ति हो जाती है, इसके बाद सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। अब सिविल न्यायालय की शक्ति का मतलब ये होता है कि अगर हमारे भारत में या हमारे भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का कोई मामला है और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार किया गया है या इनके अधिकारों का हनन किया गया है, तो ऐसे स्थिति में अगर हमारे आयोग को कोई शिकायत मिलती है या स्वयं संज्ञान के माध्यम से भी हमारा आयोग जो दोषी व्यक्ति उस पर कार्रवाई कर सकता है, और जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसे पूरे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र से बुला सकता है, मतलब समन जारी कर सकता है और उसे बुलावा पत्र भेज सकता है, उसे हाजिर होने के लिए कह सकता है और इसके बाद में उससे पूछताछ कर सकता है। आगे समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली शक्ति यह है कि किसी दस्तावेज को प्रकट करना और पेश करने की अपेक्षा करना। तो हमारा आयोग
जनजातियों से संबंधित दस्तावेज भी पेश कर सकता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो शपथ पत्र होते हैं, तो शपथ पत्र पर सबूत प्राप्त करना, साक्ष्य प्राप्त करना, ये भी इसकी शक्ति होती है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि किसी न्यायालय, हमारे भारत में जो न्यायालय है, तो न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना, यह अधिकार भी हमारे आयोग के पास होता है। पर यह मामला सिर्फ जनजाति से संबंधित होना चाहिए। अगर जनजाति से संबंधित अगर कोई मामला है तो हमारा आयोग न्यायालय से भी उसकी प्रति मांग सकता है, या कोई भी सरकारी कार्यालय है तो उससे भी इसकी प्रति मांग सकता है। इतनी शक्ति यह आयोग रखता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि और कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति के द्वारा इसे सौंपे जाए, और ऐसा कोई विषय जो जनजातियों से संबंधित है और हमारा राष्ट्रपति इस आयोग को अगर यह विषय सौंपता है तो इसके संबंध में भी हमारा आयोग कार्य करता है। इतनी शक्ति भी आयोग के पास होती है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाली सभी महत्वपूर्ण और जितने भी नीतिगत विषय होते हैं, इन पर आयोग से परामर्श लेगी। इसका मतलब यह हो गया कि हमारी केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, जो भी, चाहे राज्य सरकार कोई अधिनियम बनाती है या नीति बनाती है, कोई कानून बनाती है, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों सरकारों में से कोई भी सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में या इन्हें बढ़ावा देने के लिए या इनके विकास के लिए अगर कोई भी अधिनियम बनाना चाहती है या नीति बनाना चाहती है, तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इससे एक बार परामर्श जरूर लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आयोग का प्रतिवेदन, तो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है, तो आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन हमारे राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में यदि हमारा आयोग यह उचित समझता है कि समय से पहले भी राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना जरूरी है, तो समय से पहले भी हमारा आयोग यह प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे सकता है। यह आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राष्ट्रपति को जो भी रिपोर्ट हमारा आयोग देगा, तो राष्ट्रपति ऐसे रिपोर्ट को, ऐसे प्रतिवेदन को हमारे संसद के दोनों सदनों में पेश करेंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदन का मतलब क्या हो जाएगा? तो संसद के दोनों सदन का मतलब हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में भी इसे पेश किया जाएगा और राज्यसभा में भी इसे पेश किया जाएगा। दोनों ही सदन में इस प्रतिवेदन को, इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। फिर आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है, तो हो सकता है कि हमारी केंद्र सरकार आयोग की सभी सिफारिश को स्वीकार न करे और कुछ सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकती है। और जो सिफारिशें अस्वीकार की जाएगी तो उसका कारण बताना होगा कि इन सिफारिशों को अस्वीकार क्यों किया गया है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट आता है कि जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग जो किसी राज्य सरकार से संबंधित है, तो यह आयोग इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंप देता है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है या ऐसा कोई विषय है जो किसी राज्य से संबंधित है, तो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह प्रतिवेदन, यह रिपोर्ट उस तत्संबंधी राज्य सरकार को सौंप देता है। और फिर यह राज्य सरकार क्या करेगी फ्रेंड? तो यह राज्य सरकार इस रिपोर्ट को अपने विधानमंडल में पेश करेगी। मतलब आपको याद रखना होगा कि राज्य से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट है तो राज्य सरकार मतलब राज्यपाल को, तो पहले यह रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाएगी और राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाएंगे? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये विधानमंडल में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। आ गया समझ में? तो उधर हमारा आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं केंद्र से संबंधित, और इधर अगर राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट देते हैं और राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाएंगे? विधानमंडल में। और उधर राष्ट्रपति कहाँ रखवाएंगे? संसद में। दोनों के प्रोसीजर सेम है, तो दोनों को कनेक्ट करके याद रखिएगा कि अगर हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हमारे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, और हमारे इधर जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हमारे राज्यपाल को रिपोर्ट देता है तो राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाते हैं। फिर विधानमंडल में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ठीक है, तो आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई है, तो अब जरूरी नहीं है कि आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए। अब जो सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है या जिन सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है, तो इन सिफारिशों को अस्वीकृत क्यों किया गया है, तो इसका कारण भी सरकार को बताना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति
और इसके बाद राज्यपाल को आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है तो यह भी समाप्त हो जाता है। तो दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा आयोग केंद्र से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद में रखवाएंगे, और हमारा आयोग राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह प्रतिवेदन भी समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।